भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो अमर हो गए हैं, जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। ऐसा ही एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। उनकी वीर गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और अटूट देश प्रेम का एक जीता जागता प्रमाण है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है, जिसने उन्हें भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के भदैनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु जब केवल 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इस दुखद घटना के बाद मोरोपंत तांबे अपनी पुत्री मनु को लेकर बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। बिठूर का वातावरण मनु के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का एक अनूठा केंद्र बन गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय मनु को अपनी बेटी की तरह मानते थे। यहीं पर मनु की दोस्ती पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और उनके चचेरे भाई तात्या टोपे से हुई। इन तीनों ने मिलकर बचपन में ही वीरता और साहस के कई खेल खेले। जहां अन्य लड़कियां घर के कामों और पारंपरिक शिक्षा में व्यस्त रहती थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण ले रही थीं। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करने का शौक था। वह घोड़ों पर सवार होकर हवा से बातें करती और तलवार को ऐसे चलाती मानो वह उनके शरीर का ही एक अंग हो। उनके गुरुओं ने भी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हर विधा में पारंगत किया। मनु ने न केवल युद्ध कला में महारत हासिल की, बल्कि संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा में धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी शामिल था, जिसने उनके चरित्र को और भी दृढ़ता। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका झांसी की रानी बन गई और उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला। झांसी का राजमहल उनके लिए एक नया घर था, लेकिन उनकी वीरता और निडरता उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनी रही। उन्होंने राजसी जीवन के साथ साथ अपनी युद्ध कला का अभ्यास भी जारी रखा। वे अक्सर पुरुषों के वेश में घुड़सवारी करती और अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय थीं। 1859 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। यह झांसी के लिए एक खुशी का अवसर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश दामोदर राव केवल 4 महीने की आयु में ही चल बसे। इस दुखद घटना ने महाराजा गंगाधर राव को तोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। अपनी मृत्यु से पहले महाराजा ने एक और बालक को गोद लेने का निर्णय लिया। 20 नवंबर 1853 को उन्होंने अपने भतीजे आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। इस गोद लेने की प्रक्रिया को ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न किया गया, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार दे रही थी। लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक क्रूर नीति लागू की थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक का कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। गोद लिए गए पुत्र को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत इस नीति का सहारा लिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र दामोदर राव को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। मार्च 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा जारी की, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने और 60,000 वार्षिक पेंशन स्वीकार करने का आदेश दिया गया। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक असहनीय अपमान था। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण निर्णय का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से कई बार अपील की, उन्हें पत्र लिखे और अपनी बात रखने के लिए एक वकील को लंदन भी भेजा, लेकिन उनकी सभी अपीलें अनसुनी कर दी गईं। ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
यह वाक्य उनकी वीरता और संकल्प का प्रतीक बन गया। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। ब्रिटिश सरकार के इस अन्यायपूर्ण निर्णय ने रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए अपनी प्रजा और सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, किले की मरम्मत करवाई और युद्ध की तैयारी में जुट गईं। रानी ने महिलाओं को भी युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। उनकी महिला सेना, जिसे दुर्गा वाहिनी कहा जाता था, ने बाद में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। झांसी में भी विद्रोह की लहर पहुंची। जून 1857 में झांसी के सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें मार डाला। इस घटना के बाद झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने झांसी की सुरक्षा और व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संचालित करना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए न्याय और सुशासन सुनिश्चित किया, लेकिन उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना झांसी को दोबारा हासिल करने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और किले की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास की। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यूग रोज ने एक विशाल सेना के साथ झांसी पर हमला कर दिया। झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया गया। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार और बड़ी संख्या में सैनिक थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के पास सीमित संसाधन और सैनिक थे। लेकिन रानी का साहस और उनकी सेना का मनोबल अद्वितीय था। झांसी के किले की दीवारें मजबूत थीं और रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं मोर्चे पर रहकर युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला करने का आदेश दिया। झांसी के सैनिक और नागरिक सभी ने मिलकर रानी का साथ दिया। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ीं। उन्होंने तोपें चलाईं, गोलियां बरसाईं और ब्रिटिश सेना को किले में घुसने से रोका। कई दिनों तक झांसी का घेराव जारी रहा। ब्रिटिश सेना ने किले की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन झांसी के रक्षक हर हमले का बहादुरी से जवाब देते रहे। रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल रणनीतिकार थीं। उन्होंने किले के अंदर से ही ब्रिटिश सेना की हर चाल का जवाब दिया। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से ब्रिटिश सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाई। लेकिन अंततः एक विश्वासघाती ने किले का एक गुप्त मार्ग ब्रिटिश सेना को बता दिया। 3 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना किले में घुसने में सफल हो गई। किले के अंदर भयंकर युद्ध छिड़ गया। झांसी के सैनिक और नागरिक सभी ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवार लेकर युद्ध मैदान में कूद पड़ी। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रिटिश सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उनके हाथों में तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और जो भी उनके सामने आता वह धराशायी हो। जब झांसी का पतन निश्चित हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ किले से भाग निकली। यह पलायन एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य था। ब्रिटिश सैनिक उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन रानी अपनी फुर्ती और घुड़सवारी के कौशल से उन्हें चकमा देती हुई उन्होंने रात के अंधेरे में झांसी से पलायन किया और कालपी पहुंची। कालपी में वे तात्या टोपे और नाना साहब से मिली, जो पहले से ही वहां मौजूद थे और ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी की। कालपी में भी ब्रिटिश सेना ने रानी का पीछा किया। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेना के साथ कालपी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका अगला लक्ष्य ग्वालियर था। ग्वालियर का किला उस समय सिंधिया शासकों के अधीन था, जो ब्रिटिशों के सहयोगी थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने ग्वालियर पर हमला करने का निर्णय लिया। जून 1859 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब की संयुक्त सेना ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। ग्वालियर के किले को आसानी से जीत लिया गया, क्योंकि सिंधिया शासक ब्रिटिशों के प्रति वफादार थे और उनकी सेना ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को मजबूत किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी की।
जनरल ह्यूग रोज ने ग्वालियर पर हमला करने के लिए अपनी सेना को भेजा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के वेश में अपने घोड़े बादल पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी तलवार से ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। उनकी वीरता और पराक्रम को देखकर सैनिक भी हैरान रह गए। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गईं। उनके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। एक ब्रिटिश सैनिक ने पीछे से उन पर हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। रानी ने उस सैनिक को भी मार गिराया, लेकिन उनका घाव गहरा था। वे अपने घोड़े से गिर पड़ी। अपने अंतिम क्षणों में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने एक वफादार सैनिक से कहा कि उनके शरीर को अंग्रेजों के हाथ न लगने दें। उन्होंने एक बाबा की कुटिया में शरण ली, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1858 को भारत की यह महान वीरांगना स्वतंत्रता की वेदी पर शहीद हो गई। उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी वीरता और साहस ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वे भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गईं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं हैं और वे भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई को आज भी भारत में एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन पर कई कविताएं, कहानियां, नाटक और फिल्में बनी हैं। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमेशा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, के रूप में अमर रहेंगी। उनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और हमेशा हमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की याद दिलाता रहे।